हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैसे स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, आज का हमारा यह सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मेजर हिस्ट्री के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह प्रश्नों को हम आपको बहुत ही आसान भाषाओं में एक्सप्लेन टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छी सरल तरीके से बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो प्रश्न है हमारा कि प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत का वर्णन करें। तो प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करना है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें कई प्रकार के स्रोत मिलते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण स्रोत पुरातात्विक स्थल यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। ये वे वस्तुएं और प्रमाण हैं जो जमीन के अंदर से खुदाई के दौरान मिलते हैं। इनमें हमें उस समय के लोगों के जीवन, संस्कृति, धर्म, कला और प्रशासन के तौर पर जानकारी मिलती है। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अब जब कभी भी किसी भी प्रश्न को कवर करें तो उसका सबसे पहले आप एक परिचय, ये जो परिचय बिल्कुल दें, क्योंकि एग्जामिनर आपके परिचय को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इसलिए परिचय को बहुत ही अच्छे तरीके से दें। अगला जो हमारा टॉपिक है पहला, वो है अभिलेख। अभिलेख प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि अभिलेखों से हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से पता चलता है कि प्राचीन काल में क्या क्या घटनाएं हुई, युद्धों के बारे में भी पता चलता है। तो अभिलेख पत्थरों, गुफाओं या धातुओं पर खुदे हुए लेख होते थे। ये प्राचीन काल के सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि इनमें सीधे उस समय के शासकों की बातें लिखी होती थी। जैसे सम्राट अशोक के शिलालेख उनके धर्म, प्रशासन और जनता के प्रति नीतियों का पता चलता है। इस इतिहास की घटनाओं, युद्धों और शासन व्यवस्था की सच्ची जानकारी मिलती है। यानी अभिलेखों से हमें प्राचीन काल की जो शासन व्यवस्था है, राजाओं की नीतियां हैं, वहाँ की जो रहन सहन का, हमें बहुत ही युद्धों का घटना, महत्वपूर्ण घटनाओं का हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से अभिलेख से पता चलता है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है सिक्के। तो सिक्कों से भी हमें एक प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है कि सिक्के प्राचीन भारत के अर्थव्यवस्था और व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। इन पर राजाओं के नाम, चित्र, देवी देवताओं के चिन्ह और कभी कभी तिथियां भी अंकित होती थी। जैसे कनिष्क के सिक्के से उनके धर्म और विदेशी संबंधों का पता चलता है। उस समय किस धातु का उपयोग होता था और व्यापार कितना विकसित था, ये भी हमें पता चलता है। वहाँ के सिक्कों से हमें पता चलता है कि वहाँ की व्यापार कितनी उन्नति थी, कितनी विकास हुई थी, और वहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी विकसित हुई थी, इसके बारे में पता चलता है। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो स्मारक और भवन। प्राचीन काल के मंदिर, स्तूप, किले और महल उस समय की कला और वास्तुकला को दर्शाता है। जैसे सांची का स्तूप, अजंता की गुफाएं और बौद्ध धर्म चित्रकला और निर्माण कला की जानकारी मिलती है। इन स्मारकों से यह भी पता चलता है कि लोग किस प्रकार रहते थे और उनकी धार्मिक मान्यता क्या थी। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, मूर्तियाँ और कला। मूर्ति और चित्रकला है ना। मूर्तियाँ, चित्रकला और अन्य कलाकृति उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाती है ना, दिखाती है कि बुद्ध और अन्य देवताओं की मूर्तियों से हमें पूजा पद्धति और आस्था का ज्ञान मिलता है। गांधार और मथुरा शैली से कला के विकास का पता चलता है। यह स्रोत बताते हैं कि उस समय की कलाकार कितने कुशल थे और समाज में कितना महत्व था। यानी हमें वहाँ की जो मूर्तियाँ और कलाओं से यह पता चलता है कि प्राचीन काल में वहाँ की जो
कलाकृति है वो कितनी कुशलतापूर्वक, है ना, उनकी महत्वता कितनी थी। और पांचवा जो हमारा हेडिंग है वो मृतभांड। वहाँ के मृतभांडों से हमें क्या पता चलता है प्राचीन काल के बारे में। तो मृतभांड यानी मिट्टी के बर्तन खुदाई में बड़ी मात्रा में मिलती है। ये बर्तन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे पेंटेड ग्रेवेयर और नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इनमें हमें उस समय के लोगों के खान पान, रहन सहन और जीवन शैली की जानकारी मिलती है। बर्तनों की बनावट और डिज़ाइन से यह भी पता चलता है कि उस समय की तकनीक कितनी विकसित थी। यानी वहाँ के बर्तनों से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल की जो डिज़ाइन, बर्तनों की डिज़ाइन है ना, और वहाँ की कलाकृति कितनी विकसित हो गई थी प्राचीन काल में। और छठा जो हमारा है पॉइंट है वो पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल वे स्थल है जहाँ खुदाई से प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलते थे, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिली। इन स्थलों से नगर योजना, जल निकास प्रणाली, सामाजिक जीवन पूरा चित्र मिलता है, जिससे उस समय की उन्नति का पता चलता है। और सातवां पॉइंट है औजार और हथियारों से हमें क्या पता चलता है प्राचीन काल के बारे में। तो खुदाई में मिलने वाले पत्थर, तांबा और लोहे के औजार तथा हथियार भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये हमें बताते हैं कि उस समय के लोग किस प्रकार के उपकरण इस्तेमाल करते थे और उनकी तकनीकी क्षमता कैसी थी। हथियारों से युद्ध प्रणाली का पता चलता है, जबकि औजारों से खेती, शिकार और दैनिक जीवन के कार्यों की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हमने 7 पॉइंट को देखा कि प्राचीन भारतीय है ना के स्रोतों के बारे में हमने एक एक पॉइंट और बहुत ही आसान भाषा में देखा। और अंततः में इसका जो निष्कर्ष है कि पुरातात्विक स्रोत हमें प्राचीन भारत का वास्तविक और प्रामाणिक ज्ञान देते हैं। ये स्रोत इतिहास को समझने में बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि ये सीधे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। और अगला जो प्रश्न है हमारा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि प्राचीन भारत के इतिहास, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत का प्रशिक्षण करना है आपको। तो सबसे पहले आपको परिचय देना है कि साहित्यिक स्रोत वे लिखित ग्रंथ हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास, समाज, धर्म और संस्कृति की जानकारी मिलती है। इनका अध्ययन करके हम उस समय के विचार, जीवन शैली, घटनाओं को समझते हैं। और इसका जो पहला टॉपिक है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य प्राचीन भारत का सबसे पुराना साहित्य माना जाता है। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शामिल है। इन ग्रंथों में देवताओं की स्तुति, समाज व्यवस्था और जीवन के नियम बताए गए हैं। इससे हमें आर्य लोगों की जीवन, धर्म और प्रारंभिक समाज के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि यह धर्म ग्रंथ, इसलिए इनमें ऐतिहासिक तथ्य कम और धार्मिक विचार अधिक होते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये ग्रंथ वेदों के बाद लिखे गए हैं और उनके अर्थ को समझने के लिए बनाए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ और कर्मकांडों की, इसमें थोड़ा गलत है, कर्मकांडों की जानकारी मिलती है। अरण्यक में वन में रहने वाले साधुओं, विचार और उपनिषदों की आत्मा, ब्रह्म और दर्शन की चर्चा जैसे उपनिषदों में उस समय की दार्शनिक विचारों और ज्ञान परंपरा को समझने में मदद करते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा तीसरा, महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत हैं। इनमें युद्ध, राजनीतिक, समाज, धर्म से जुड़ी बातें मिलती है। ये हमें उस समय के पारिवारिक जीवन, राज्य व्यवस्था
और नैतिक मूल्यों की जानकारी देते हैं। हालांकि कई कथाएं काल्पनिक भी है, इसलिए इन्हें पूरी तरह ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माना जाता, लेकिन इसे समाज की झलक जरूर देते हैं। और चौथा जो पॉइंट है हमारा कि पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं की कथाओं, राजाओं की वंशावली और धार्मिक कहानियों मिलती है। जैसे विष्णु पुराण में कई राजाओं और उनके वंश का वर्णन है। पुराणों से हमें प्राचीन भारत के धार्मिक विश्वास, परंपराओं और कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, लेकिन इनमें हमें कल्पना और मिथक भी अधिक होती है, इसलिए इन्हें सावधानी से समझना चाहिए। इस तरह हमने 4 पॉइंट कवर किए पुराण। और 5वां जो प्रश्न है कि बौद्ध और जैन। 5वां जो टॉपिक हमारा बोल रहा है विद्यार्थियों कि बौद्ध और जैन साहित्य। बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ की महत्वपूर्ण स्रोत है। बौद्ध और जैन धर्म की जो ग्रंथ है वो भी एक महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास को बताने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है ये भी, जिससे त्रिपिटक और जैन धर्म के आगम ग्रंथ, इसमें हमें उस समय के समाज, धर्म, शिक्षा और राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। विशेष रूप से गौतम बुद्ध के जीवन, शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ सरल भाषा और आम लोगों के जीवन की सच्ची झलक दिखाते हैं। 6ठा जो है विदेशी यात्रा और वृत्तांत, यानी जितने भी विदेशी यहाँ पर आए और उन्होंने अपने यात्रा के दौरान यहाँ पर प्राचीन काल में जो देखा उसे अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा, उसे ही विदेशी यात्री वृत्तांत कहते हैं। कई विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने अपने अनुभव लिखे, जैसे फाहियान और हेनसंग। इनके लेखों से हमें उस समय की शिक्षा, समाज, धर्म और शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ये स्रोत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाहरी दृष्टिकोण से भारत का वर्णन करता है, जिससे निष्पक्ष जानकारी मिलती है। यानी विदेशी यात्रियों ने जो अपनी आंखों देखा हाल उन्होंने अपनी यात्राओं में लिखा, जिससे हमें प्राचीन काल के बारे में, उनकी घटनाओं के बारे में बहुत ही निष्पक्ष जानकारी मिलती है। और 7वां जो पॉइंट है वह है धर्मशास्त्र और अन्य ग्रंथ। धर्मशास्त्र जैसे मनुस्मृति में समाज के नियम, कानून और आचार विचार बताए गए हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ में राजनीतिक और प्रशासन की जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ बताते हैं कि समाज कैसे चलता था, लोगों के कर्तव्य क्या थे और राजा का शासन कैसा होता था। हालांकि ये आदर्श नियम बताते हैं कि वास्तविक जीवन में से थोड़ा अलग भी हो सकता है। और अंततः मैं आपको एक निष्कर्ष में एक बहुत ही प्यारा सा अपना एक अनुभव देना है कि साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें उस समय के धर्म, समाज, संस्कृति और विचारों की जानकारी देते हैं। हालांकि इनमें कुछ कल्पना और धार्मिक प्रभाव भी होता है, इसलिए इन्हें अन्य स्रोतों जैसे पुरातात्विक स्रोत के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। तो इस तरह हमने मोस्ट वीवीआई प्रश्न, हमने मेजर हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई प्रश्न को कंप्लीट किया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर जितने विद्यार्थी चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे
और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में हमने समझाया है, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।